नादर्थ संसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयसः। हम सब न्याय शास्त्र के आधार पर सर्वज्ञ सिद्धि करेंगे, सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ेंगे, सर्वज्ञ सिद्धि समझेंगे। सर्वज्ञ सिद्धि जैन न्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही जैन न्याय की राजधानी सर्वज्ञ सिद्धि है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा एकाग्रता के साथ, सूक्ष्म है, तार्किक है, थोड़ा नीरस भी है, इसलिए इसमें विशेष एकाग्रता चाहिए। और उस विषय तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि ये सर्वज्ञ सिद्धि का टॉपिक कहाँ पाता है, जैन न्याय में इसका संदर्भ क्या है, उसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी भूमिका बनाऊंगा। हो सकता है आप सब लोगों में से बहुतों ने उस भूमिका से परिचय हुआ हो, लेकिन यूँ समझ लो कि मेरी अपनी उस विषय पर पहुंचने की तैयारी के लिए और आपके रिवीजन के लिए हम वहाँ तक पहुँचते हैं और थोड़े बहुत प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुँचते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। बहुत 1 मिनट, प्रश्न पूरा नहीं हुआ, शांति से सुनो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्याय शब्द का क्या अर्थ है, न्याय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। अब बोलो, अब हाथ खड़े करो। अब सारे हाथ लटक गए, एकदम से खड़े हो गए थे। मैं पूछ रहा हूँ, न्याय को न्याय क्यों कहते हैं, क्या वजह है इसका, न्याय का, इसका नाम न्याय क्यों है? ये जरा सा शब्द है न्याय, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सारी बातें आगे समझ पाएंगे। न्याय का नाम न्याय क्यों है, न्याय शब्द बना कैसे है? आप सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इसलिए ये बात सबसे पहले जाननी जरूरी है। हाँ बोलो, चलो। बस बैठो। और कोई बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, देर नहीं लगाओ। हो गया? चलो अब मेरी सुनो। न्याय को न्याय क्यों कहते हैं, न्याय का न्याय नाम क्यों है? जब भी ये पूछा जाए तो आपकी ज़बान पर एक लाइन तुरंत आनी चाहिए, नीयते परिच्छिद्यन्ते ज्ञायन्ते अर्थः येन स न्यायः। न्याय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा पदार्थों को सही रूप से जाना जाए। नितराम ईयन्ते गम्यन्ते पदार्था येन स न्यायः। ये छोटी सी पंक्ति है, पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है न्याय शास्त्र को समझने के लिए। न्याय माने
जिसके, ये नीयते धातु से बनाओ या नी उपसर्ग पूर्वक इण धातु से बनाओ, कैसे भी बना लो, इण धातु भी गत्यर्थक है, अय धातु भी गत्यर्थक है, और नीयते धातु भी ले जाना गत्यर्थक ही है, प्राप्त करना वो भी गत्यर्थक है। और जितनी भी धातुएं गत्यर्थक होती है, सर्वे गत्यर्थका ज्ञानार्थका अपि भवन्ति, जितने भी गत्यर्थक शब्द हैं वे सब ज्ञानार्थक भी होते हैं। इसलिए न्याय का मतलब न्याय इसलिए है क्योंकि यह नितराम, नितराम माने बहुत प्यारा शब्द है, बहुत जबरदस्त शब्द है। नितराम ईयन्ते गम्यन्ते ज्ञायन्ते पदार्था येन स न्यायः, जिसके द्वारा गारंटी से, नियम से, समीचीन रूप में पदार्थों का ज्ञान किया जाए उसे न्याय कहते हैं। ये न्याय की परिभाषा है। न्याय मंदिर के पहले ही पृष्ठ पर न्याय की व्युत्पत्ति और कई परिभाषाएं दे रखी हैं, उनमें से कम एक दो परिभाषा जरूर याद रहनी चाहिए। न्याय माने क्या? न्याय का मतलब है जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप ठीक ठीक गारंटी से सही सही जाना जा सके, उसका नाम न्याय है। और इस न्याय का कोई अंग्रेजी में अनुवाद करना जस्टिस और ये वो नहीं है। या न्याय का मतलब है वह साधन जिसके द्वारा पदार्थ का सही ज्ञान हो जाए, वह विधि जिसके द्वारा पदार्थ का सही ज्ञान हो जाए, उसे न्याय कहते हैं। अब प्रश्न है न्याय क्या है? देखो बात में जरा सी में उत्तर बदल रहे हैं। प्रश्न था न्याय का शब्दार्थ क्या है, अब है न्याय है क्या? क्या है वो? न्याय शब्द के अर्थ ने तो ये बताया था कि जिससे सही ज्ञान हो जाए वो न्याय है। किससे? अब दूसरा प्रश्न है किससे, और वो उसका उत्तर है प्रमाण नयात्मको न्याय। अब आप समझे, दो प्रश्न अलग अलग हो गए। एक न्याय किसे कहते हैं, दूसरा न्याय क्या है। तो न्याय किसे कहते हैं? न्याय उस साधन को कहते हैं जिससे सही ज्ञान होता है। क्या है वह साधन? तो इस पर कुछ विवाद है। ये पहली वाली व्युत्पत्ति में किसी को विवाद नहीं, सभी नैयायिकों को ये अभिमत है। जैन नैयायिक भी इस परिभाषा को मानते हैं कि नितराम ईयन्ते गम्यन्ते पदार्था येन स न्यायः। और अजैन नैयायिक भी मानते हैं, सब मानते हैं हाँ भाई न्याय वो है जो सही ज्ञान करा दे। लेकिन अब विवाद, मतभेद शुरू हुआ। वो क्या चीज है जिससे सही ज्ञान हो जाए? तो फिर रास्ते बदल गए सबके। किसी ने कहा वेद से ही सम्यक ज्ञान होता है पदार्थ का, किसी ने कहा गुरु से सम्यक ज्ञान होता है, किसी ने कहा इंद्रियों से होता है, किसी ने कहा सन्निकर्ष से होता है। लेकिन जैन नैयायिकों ने परिभाषा बनाई प्रमाण नयात्मको न्यायः, पदार्थ का सही सही ज्ञान और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है प्रमाण और नय। प्रमाण नयैरधिगमः इति महाशास्त्र तत्वार्थाधिगम सूत्रम, ये महाशास्त्र है अद्भुत। तो तत्प्रमाण नयैरधिगमः, तत्व का ज्ञान, तत्व की सही सही जानकारी का और कोई उपाय तीन लोक तीन काल में नहीं है। तत्व के सही जानने का एक ही समीचीन उपाय है और उसका नाम है प्रमाण और नय। और इसीलिए कभी आपसे दूसरे ढंग से प्रश्न पूछा जाएगा
न्याय के कितने अंग हैं, या पूछा जाए जैन न्याय के कितने अंग हैं, या जैन न्याय के कितने अवयव हैं। समझ में आया? अब ये 3-4 चीजें आपकी तैयार हो गई। न्याय की व्युत्पत्ति एकदम रेडी रहनी चाहिए आपके पास में। 5-6 व्युत्पत्ति है, जो आपको याद रखने में सरल लगती हो वो याद रख लें, लेकिन एक व्युत्पत्ति जरूर चाहिए। और उसके बाद न्याय क्या है तो उसका उत्तर चाहिए प्रमाण नयैरधिगमः अथवा प्रमाण नयात्मको न्याय। न्याय के, जैन न्याय के 2 अवयव हैं। देखो ये भी जैन न्याय की विशेषता है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न आप तैयार रखिए, जैन न्याय का क्या वैशिष्ट्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। जैन न्याय का क्या वैशिष्ट्य है? वैशिष्ट्य समझे, उसकी स्पेशलिटी। न्याय और दर्शनों के पास भी है। किस दर्शन के पास है न्याय? बोलो, जल्दी बोलो। नैयायिकों के पास है, बौद्धों के पास है, मीमांसकों के पास है, औरों के पास भी न्याय है। तो और न्याय में और जैन न्याय में क्या, जैन न्याय की विशेषता क्या है? तो 5-7 विशेषताएं गिना सकते हैं, लेकिन आप कम से कम परीक्षा में 2 विशेषताएं 3 विशेषताएं जरूर लिखेंगे। जैन न्याय की पहली विशेषता, सब लोग न्याय का एक ही अवयव मानते हैं, प्रमाण। पर जैन आचार्यों ने न्याय के 2 अवयव माने हैं, प्रमाण और नय। ये 2 अवयव किसी ने नहीं माने, सब प्रमाण पर ही खेल रहे हैं। लेकिन जैन आचार्यों की, जैन नैयायिकों की ये मौलिक विशेषता है कि वे जैन न्याय के 2 अवयव मानते हैं। नंबर 1 प्रमाण और नंबर 2 नय, 2 अवयव है। और क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता सुनो, और न्याय का उद्देश्य है येन केन प्रकारेण स्वमत मंडन परमत खंडन। ये दूसरों के न्याय का पर्पज है, उनका प्रयोजन है, उद्देश्य है कि कैसे भी आप और नैयायिकों के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि हम तुम्हें कैसे भी जीतना और दूसरे को हराना सिखा देंगे। जैसे दुनिया में वकील 2 तरह के होते हैं। एक वकील तो आपसे पूरा केस समझेगा और जब लगेगा कि आप सही हो तो आपका केस ले लेगा, और आप गलत हो तो नहीं लेगा। वो कहेगा क्योंकि मैं तो जो सही है उसे जिताता हूँ। और एक वकील ऐसा होता है कि जो फीस देता है उसे जिताता हूँ। तुम सही हो गलत हो इससे मतलब नहीं है, मैं दूसरी पार्टी को हरा दूंगा और तुम्हें जिता दूंगा, बस। इस तरह के भी वकील होते हैं। तो न्याय भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शनों में 2 तरह का प्रचलित है। एक न्याय कहता है कि येन केन प्रकारेण हम स्वमत मंडन और परमत खंडन कर देंगे, कैसे भी दूसरे को हराना सिखा देंगे। और इसीलिए उनके यहाँ न्याय के जो तत्व आए हैं उनमें छल, जाति, निग्रह, वितंडा, कुछ भी करो, कोई चालाकी करो, कोई कपट करो, कुछ करो, तुम कैसे भी करके अगले को हराओ, तुम जीतो, बस। ये उनका मकसद है। मगर जैन आचार्यों का उद्देश्य ये कभी भी नहीं रहा। और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि तत्व की सही सही जानकारी, तत्वाधिगम ही जैन न्याय का मुख्य उद्देश्य है। और कोई उद्देश्य, जैन न्याय का उद्देश्य जय पराजय नहीं है, हार जीत, मुझे जीत। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है खरा सो मेरा और एक होता है मेरा सो खरा। फर्क समझ में आ रहा है? 2 में क्या फर्क है? एक आदमी का सिद्धांत है खरा सो मेरा
और एक आदमी का सिद्धांत है मेरा सो खरा। एक तो कहता है जो मैंने कह दिया ना, बस अब सब तुम कुछ भी कहो, जो मैंने कहा वो सही है। और एक कहता है चाहे मैंने कहा हो चाहे आपने कहा हो, मैं वो मानूंगा जो सही है। तो जैन आचार्य इस दूसरी पद्धति के हैं जो कहते हैं खरा सो मेरा। इसलिए यहाँ और कोई बात नहीं है। दूसरी विशेषता ये है, और बहुत सारी विशेषताएं बता सकते हैं, और एक बता दूं। तीसरी विशेषता ये है, अन्य नैयायिकों के पास न्याय ग्रंथ ले देकर गिने चुने 2 2 4 4 6 6 8 8 है। 10 से ज्यादा किसी की संख्या नहीं है। किसी दर्शन में 10 से ज्यादा न्याय ग्रंथ नहीं है। लेकिन जैन आचार्यों के पास में कम से कम 300 न्याय ग्रंथों की सूची तो ये मेरे पास रखी है, जिसको देखना हो वो पढ़ लेना। जैन न्याय के कितने ग्रंथ हैं? 300 की तो मेरे हाथ में सूची है, आपको अभी दिखा सकता हूँ। और कितने होंगे और जो मेरी सूची में ही नहीं आ पाए होंगे। तो जैन न्याय की एक और विशेषता ये है कि इसकी ग्रंथ परंपरा बहुत अधिक समृद्ध है। ठीक है, तो ये जैन न्याय की विशेषताएं। ये तो भूमिका की बातें हो रही है। फिर चलिए, अब हमने ये पढ़ा कि अब तक पहुंचे हम कि न्याय के 2 अवयव हैं, एक प्रमाण एक नय। नय की चर्चा आगे। प्रमाण की चर्चा उठाते हैं तो प्रमाण का पहले लक्षण बताया, फिर प्रमाण के भेद प्रभेद बताए, फिर प्रमाण का विषय बताया, फिर प्रमाण का फल बताया, और फिर प्रमाणाभास बताया। ये 5 टॉपिक प्रमाण में हैं। और ठीक यही 5 फिर नए में रिपीट करो। क्या क्या? प्रमाण का लक्षण, प्रमाण के भेद प्रभेद, प्रमाण का विषय, प्रमाण का फल और प्रमाण का आभास। ऐसे ही नए के 5 रिपीट हो जाएंगे। नए का लक्षण, नए के भेद प्रभेद, नए का विषय, नए का फल और नया आभास। इस तरह पूरी की पूरी उस पर भी एक परीक्षा मुख बनेगी। परीक्षा मुख ने नए को कवर नहीं किया, पर यदि करते माणिक नंदी आचार्य तो बाकायदा फिर से 6 अध्याय 6 परिच्छेद नए के लिए भी वो लिखते। न्याय दीपिकाकार ने कोशिश की, उन्होंने न्याय प्रमाण नयात्मक को न्याय से बात उठाई और अंत में थोड़ा सा नयों का वर्णन किया। परीक्षा मुखकार ने भी अंतिम सूत्र एक लिख दिया, संभवद अन्यद विचारणीयम, और उस सूत्र में उन्होंने नए वाली सारी बातों को ले ली। चलिए साहब, अब हम प्रमाणाभास, प्रमाण के फल, प्रमाण के विषय, इन सब को हम और क्लास में बराबर पढ़ रहे हैं। प्रमाण के लक्षण को पढ़ रहे हैं। हम तो अपनी चर्चा के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रमाण के भेद कितने? ये भी जैन न्याय का वैशिष्ट्य है। प्रमाण की संख्या 2 मानना, और वो भी प्रत्यक्ष और परोक्ष मानना, वो जैन न्याय की स्पेशलिटी है। किसी ने एक ही माना, किसने? चार्वाक, प्रत्यक्षैक प्रमाणवादी नाम चार्वाकाणाम। प्रत्यक्ष कोई एक प्रमाण मानने वाले चार्वाक है, कोई 2 मानते हैं बौद्ध, मगर नाम दूसरे, प्रत्यक्ष अनुमान। अरे भाई साहब, अनुमान माना, बाकी के कहाँ गए? अनुमान को प्रमाण मानोगे तो जिसके आधार पर अनुमान बनता है उस तर्क का क्या करोगे? और जो तर्क जिसके आधार पर बनता है वो प्रत्यभिज्ञान कहाँ जाएगा? प्रत्यभिज्ञान जिसके आधार पर बनता है वो स्मृति कहाँ जाए? और यदि स्मृति प्रमाण नहीं है तो प्रत्यभिज्ञान कैसे प्रमाण हो गया? प्रत्यभिज्ञान प्रमाण नहीं है तो उससे बनी हुई चीज, कड़वी चीज से बनी हुई मिठाई कैसे हो सकती है? मिठाई बनने के लिए तो खुद भी रॉ मटेरियल भी मीठा चाहिए। तो ऐसे
जैन आचार्यों ने ये जो दो प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये भी इनकी बहुत बड़ी मौलिक विशेषता है। तो दो प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और परोक्ष। हमारा टॉपिक है सर्वज्ञ सिद्धि का, इसलिए मैं सिमटता चला जा रहा हूं, सारी गलियां छोड़ता जा रहा हूं। मेरा गूगल वहां पहुंचा रहा है, मैंने लगा रखा है बिल्कुल, और मैं जहां चलना चाह रहा हूं जीपीएस लगा हुआ है। तो कहां पहुंच गए हम? प्रमाण के दो भेदों में से भी अब प्रत्यक्ष की ओर टर्न नहीं करना है, अब परोक्ष की ओर टर्न नहीं करना है। प्रत्यक्ष वाली रोड पर चलते हैं, उस हाईवे पर हमें हमारी चीज मिलेगी, हमारी मंजिल, हमारा डेस्टिनेशन हमारा प्रत्यक्ष वाले रोड पर है। प्रत्यक्ष वाले रोड पर चले तो फिर प्रत्यक्ष के दो भेद हो गए, एक सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। क्या फर्क हो गया इसमें? एक और बात पूछता हूं जरा सी, बहुत काम की। क्या फर्क है प्रत्यक्ष और परोक्ष में? कौन बताएगा जल्दी से? समय नहीं खराब करना है, बहुत कम समय में ज्यादा पढ़ना है, जल्दी बोलो। वेरी गुड। बहुत अच्छा। विशद माने क्या, ये और कोई बताओ? रुको, तुम तो बता दो, बोलो जल्द। और जल्दी 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 जल्दी, और बोल दो जल्दी बोल दो। अब मुझे सुन लो, बैठ जाओ। देखो सुनो, काफी कुछ सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा गलत बता रहे हो। अब आप बात को सुनो। जो बात न्याय दीपिका में लिखी है, जो शब्दावली यहाँ है, देखो मैं एक बात न्याय दीपिका के, आपके कोर्स में है ना न्याय दीपिका, न्याय दीपिका के आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं सर्वज्ञ सिद्धि के लिए। और मैं एक बात न्याय दीपिका के बारे में कहता हूं, न्याय दीपिका पढ़ने लायक ही नहीं, रटने लायक ग्रंथ है। अगर आपको हमेशा के लिए मजबूत हो, कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो रट लेने लायक होते हैं, न्याय दीपिका की लाइन लाइन रट जाओ पूरी की पूरी, उसकी एक एक लाइन आज नहीं, ये आज की कमाई बाद में बहुत लंबे काम आने वाली है। वो बहुत अच्छे अच्छे वाक्य है, उनको बहुत अच्छे से रट लेना चाहिए। छोटी सी न्याय दीपिका है, उसे कंठस्थ कर जाओ। पाठ प्रतियोगिता में एक बार रखो और कोई न्याय दीपिका को भी कंठस्थ कर जाओ। तो न्याय दीपिका में विशद की परिभाषा जो दी है वो मैं आपको सुनाना, दिखाना, याद करना चाहता था, क्योंकि अंत तक विशदता का मतलब समझ में नहीं आता है। हम कहते रहते हैं विशदता माने निर्मलता, स्पष्टता, मगर उसमें लिखा कि विशदता माने क्या, कि वो खुद परिभाषा नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं अनुभव सिद्धम यद नैर्मल्यम। वो जो निर्मलता है वो अनुभव सिद्ध है। और अनुभव सिद्ध कैसे? जैसे मैं अपने घर की खिड़की में से बाजार देखूं और घर की छत पे जाके देखूं, कुछ फर्क है? खिड़की में से देखा और ऊपर छत पे जाके देखा, वो जो निर्मलता है उस निर्मलता की कोई परिभाषा नहीं बनती, बल्कि वो कहते हैं वो निर्मलता अनुभव सिद्ध है। तो इस तरह से विशदम प्रत्यक्षम और परोक्ष की परिभाषा परोक्षम इतरत। विशदम प्रत्यक्षम और परोक्ष परोक्षम इतरत। जो विशद की प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई थी उससे बिल्कुल विपरीत परोक्ष की परिभाषा है, अर्थात अविशद परोक्ष है। अब प्रत्यक्ष में जब हम आगे बढ़े सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। ये सही है साहब, बिल्कुल सबको रटा कंठस्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो इंद्रिय मन के निमित्त से आंशिक निर्मल ज्ञान होता है उसका नाम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। चूंकि वो
लोक व्यवहार में काम आता है और सम व्यवहार समीचीन व्यवहार का हेतु होता है। व्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम उपसर्ग क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जो सही समीचीन व्यवहार का हेतु नहीं होगा वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा, वो प्रत्यक्षाभास माना जाएगा। जो समीचीन व्यवहार का हेतु बनेगा वो ही सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा के साथ दूसरा जो भेद है उसका नाम है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब हम अपनी बात पर आ रहे, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम क्या है? मुख्य प्रत्यक्ष। उसे मुख्य प्रत्यक्ष कहो या पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहो। और ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी फिर दो तरह का है। देखो अभी बार बार ट्रैक मुड़ते हैं। अभी हम जिस पर हमारा मंजिल है वो एक सीधा रास्ता नहीं है, अभी हमारी गाड़ी को टर्न लेने ही पड़ रहे हैं। तो प्रत्यक्ष के दो भेद किए, सामव्यवहारिक पारमार्थिक। फिर सामव्यवहारिक के अभी बहुत ट्रैक थे लेकिन वो हमने छोड़ दिए, अवग्रह ईया वाय वगैरह क्या क्या वो छोड़ दिए और हम यहाँ आ गए पारमार्थिक प्रत्यक्ष में। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में फिर दो बड़ी बड़ी ब्रांच बाहर निकल कर आई। एक ब्रांच का नाम था विकल प्रत्यक्ष। पहले सकल मत बोलो बेटा, ये भेद का भी फर्क है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, बोलो। तो ऐसे मत सकल और विकल, गड़बड़ कर दी, ऊपर से नीचे आएंगे क्या? विकल और सकल, समझ में आया? पहले क्या बताना, ये प्रमाण के भेद बताने में भी फर्क पड़ता है, किसका पहले बताना किसका बाद में। हमने देखो शुरुआत कैसे की, प्रमाण के दो भेद, परोक्ष प्रत्यक्ष। पहले किसको बोलना? परोक्ष को, पहले प्रत्यक्ष नहीं बोलने का। परोक्ष की ट्रैक अलग जा रहा था, उसे छोड़ा। फिर प्रत्यक्ष, फिर प्रत्यक्ष में दो लिया, सामव्यवहारिक और पारमार्थिक। फिर सामव्यवहारिक छोड़ा, पारमार्थिक में आए। पारमार्थिक के दो भेद, विकल और सकल। अब विकल में फिर और उपशाखाएं बनेंगी, लेकिन हम उस रास्ते ही नहीं जा रहे। बनेगी कि नहीं बनेगी? कौन सी बनेगी? अवधि ज्ञान बनेगा, मने पर्य ज्ञान बनेगा, फिर उनकी भी बनेगी। अवधि ज्ञान की फिर और छोटे छोटी गलियां उनमें भी जाएंगी, मने पर्य ज्ञान में भी गलियां जाएंगी। हम उस रास्ते ही नहीं जा रहे, हम चलते हैं केवल ज्ञान वाले रास्ते पर। तो और सकल प्रत्यक्ष, और सकल प्रत्यक्ष का एक ही ट्रैक है, बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है वो पूरा का पूरा, और एक ही है राजमार्ग, और उसका नाम है केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, सर्वज्ञता। और यहां से बात हमारी शुरू होगी। ये सर्वज्ञ सिद्धि का हमारा पूरा रेफरेंस है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। हम कहाँ पर खड़े हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। न्याय क्या, न्याय के अवयव क्या, न्याय ग्रंथों की 300 ग्रंथों में से 10-5 ग्रंथों के नाम भी पता होने चाहिए। ये भी एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन न्याय के कोई 10 ग्रंथों के नाम बताइए, तो कम से कम 10-1 ग्रंथों के तो नाम आपको मालूम होना ही चाहिए। और ये 3-4 तो बिल्कुल बेसिक है, परीक्षामुख सूत्र, और नहीं हो तो इसी के साथ इसकी टीकाएं लपेट दो। परीक्षामुख सूत्र, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कंठिका, 3-4 तो इसी में से निकाल दो रास्ता। फिर उधर आ जाओ, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, न्याय दीपिका, प्रमाण मीमांसा भी है। ऐसे करके कुछ ग्रंथ, उनके लेखक, उनके काल, वो थोड़ा पता रहे। प्रमाण जैन न्याय का वैशिष्ट क्या है वो पता रहे। जैन न्याय के भेद प्रभेदों का एक बहुत सुंदर चार्ट आना चाहिए। देखो
हर चीज को थोड़ा चार्ट से भी क्लियर। अब मान लो मैं इसका चार्ट बनाने लगूँ ना तो बहुत अच्छा बड़ा प्यारा चार्ट बनेगा, बना सकते हैं ना आप। अब इसको हम यहाँ से खोलेंगे तो प्रमाण, नए, फिर प्रमाण के दो भेद करेंगे, परोक्ष, प्रत्यक्ष, फिर परोक्ष के कर, उधर नए का पूरा एक विशाल पूरा का पूरा रूप वहाँ बनेगा, एक इसका बनेगा। लेकिन ये चार्ट अपने आप में बहुत बढ़िया, दर्शनीय, स्मरणीय, दीवार पर लगानी है क्या बोला जाए, और लगानी का अनियर प्रत्यय हिंदी में भी लगा देते हैं, क्या है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी चीज बनेगी, वो आपको बनाना चाहिए, याद करना चाहिए। परीक्षा में चार्ट से भी बहुत चीज बहुत सरल बनती है, स्पष्ट बनती है, और पता चलता है कि विद्यार्थी की समझ बहुत साफ है। चार्ट की सफाई हमारे चित्त की सफाई होती है, इसलिए चार्ट बना बना करके भी चीज़ों को पढ़ना समझना सीखना चाहिए। अब चलिए सर्वज्ञ सिद्धि में हमारे क्या क्या टॉपिक आएंगे उनको हम देखेंगे। सर्वज्ञ सिद्धि में बात यहाँ से शुरू करेंगे कि आप जिस केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं वो क्या हो भी सकता है। तीन लोक तीन काल के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जो प्रत्यक्ष जाने वो केवल ज्ञान है। तो श्रोता की तरफ से प्रश्न है, प्रतिवादी का प्रश्न है। वादी प्रतिवादी तो समझे आप, जो बात को स्थापित करता है वो वादी, और जो उस बात को निराकरण कर करके समझता है श्रोता प्रतिवादी है, वक्ता वादी है। वादी यह वदति सवादी, यह वदनम वदने व्याघातम समुपस्थितम करोति स प्रतिवादी, प्रतिवादम करोति प्रतिवादी, प्रतिवादम निषिद्धम करोति। तो इस तरह से वादी और प्रतिवादी का स्वरूप है। प्रतिवादी की तरफ से शंकाएं आती है कि आपने केवल ज्ञान का स्वरूप तो ऐसा बताया, पर भला ऐसा तीन लोक तीन काल को एक साथ युगपत प्रत्यक्ष जानने वाला न्याय दीपिकाकार का शब्द है इति अति साहसम। किसी ने पढ़ा है, एक शब्द दिया है, क्या शब्द दिया? केवल ज्ञान को मानना। वो तो प्रतिवादी कहता है इति अति साहसम। अति साहस मान जानते हो आप? प्राचीन समय में साहस शब्द का अर्थ और होता था, आजकल तो वो नहीं होता। आजकल तो साहस शब्द अच्छे अर्थ में लिया जाता है, पर पहले इसका अर्थ बुराई होता था। आज आप मेरा अभिनंदन करो और आप कहो ये बड़े साहसी हैं तो मैं खुश होऊंगा मन मन। लेकिन पहले के ज़माने में साहसी उसको कहते थे जो गंदे काम कर लेता था, चोरी करिया है, अरे ये बड़ा साहसी है। जो पाप करने में हिम्मत करता था उसको साहसी कहते थे। तो कह रहे इति अति साहसम, अरे आप अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय, वो भी सब की सब एक साथ प्रत्यक्ष कोई जान सकता है? बोले ये बात इम्पॉसिबल है। यहां से सर्वज्ञ सिद्धि उठती है, समझ में आया? और आज भी आपको बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तार्किक इस बात को करते देखे नजर आएंगे। वो कहेंगे कि केवल ज्ञान तीन लोक तीन काल को समस्त जो हो गई वो चलो वो माने, जो होगी वो अनंत भविष्य, अनंत 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 अनादि, ये क्या है मामला?
तो ये जो अनादि और अनंत को प्रत्यक्ष जानना, हस्तामलकवत जानना, हस्तामलकवत शब्द का अर्थ और आप अच्छे से समझ लेना। क्या? देखो, ये आप तो परीक्षा किताब है आपके पास में रखी है ना, इसमें आप लास्ट में देखना, एक पेज पर मैंने कई ग्रंथों के रेफरेंस दिए हैं। हम सब लोग हस्तामलकवत का अर्थ हाथ पर रखा आंवला बोलते चले आ रहे हैं, मैं भी बोलता था, लेकिन बाद में मुझे प्रमाण मिल गया। 4-5 ग्रंथों में लिखा है कि आमलक शब्द का अर्थ यहाँ आंवला नहीं है। मैं भी बहुत सोचा करता था, ये हाथ पे रखे आंवले की तरह 3 लोग प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, ये क्या मामला, क्या आंवले में ऐसा क्या मामला है, समझ में ही नहीं आता था मुझे। ये हाथ पे रखे आंवले की तरह, वो क्या मतलब है भाई, बिल्कुल नहीं गले उतरता था। लेकिन अब प्रमाण मिल गया, समंत भद्र आचार्य ने, विद्यानंदी आचार्य ने और एक प्रभाचंद्र आचार्य ने, साफ साफ 3 आचार्यों के इसमें रेफरेंस है। और वहां लिखा है यहाँ आमलक शब्द का अर्थ आंवला नहीं है, आमलक शब्द का अर्थ है स्फटिक मणि। आप डिक्शनरी देखो, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर कहां कौन उपादेय है वो भी तो देखना पड़ेगा। हस्तामलकवत, हस्तामलकवत का मतलब हाथ पर रखी हुई स्फटिक मणि के समान। अब बताओ कुछ, अब आपको कौन सा अर्थ बेटर लग रहा है? हाथ पे रखा हुआ आंवला मेरी सारी हस्तरेखाओं को छुपा और देगा, हाथ पर रख दो, और अगर स्फटिक मणि रखूं तो आज के बाद अब आप कभी मत बोलना हस्तामलकवत का अर्थ क्या हुआ, हाथ पर रखा आंवला नहीं, हाथ पर रखी हुई स्फटिक मणि के समान। और ये अर्थ मैं अपने घर से नहीं कर रहा हूं, आप इसमें देख लेना, 4-5 2-2 हजार नहीं तो कम से कम 1400-1500 साल पुराने रेफरेंसेज मैंने दिए 12वीं शताब्दी तक के, और एक नहीं कई आचार्यों के, और सब ने लिखा है आमलक माने स्फटिक मणि, हाथ पर रखी स्फटिक मणि के समान। अब देखो केवल ज्ञान को ये उदाहरण देना सही है ना आंवले का? क्या? हाँ, कैसे बोलेंगे? ऐसे कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो हाथ पर रखे आंवले की तरह नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं, बोलेंगे तो हस्तामलकवत, यहां तक तो सही बोल रहे हो, हस्तामलकवत, हस्तामलकवत, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हस्तामलक का जब अर्थ करोगे तो हाथ पे रखा आंवला नहीं बोलना है, तब बोलना है हाथ पर रखी स्फटिक मणि। तो ठीक है, अब क्या है ये सर्वज्ञ सिद्धि और कैसी है ये चर्चा कल। हेलो, 1 मिनट उपाध्याय कनिष्ठ की प्रेजेंट लग रही है, उसके बाद उपाध्याय वरिष्ठ की लगेगी। रोल नंबर 1, मैं बोल लूँ? सही। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, भाई 17 की जगह छोड़ दे, सब एक गिलास लगा दूंगा मैं, इसके बाद लगा दूंगा यार। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 64 भी है। 66। उपाध्याय वरिष्ठ रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसके पहले वाले में भी दिया अरे यार पहले आगे की तो लगाने थे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34,